हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने गवर्नेंस की क्लास नंबर 1 को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने बहुत ही इंट्रोडक्टरी टर्म्स को मेंशन किया और हमने देखा कि गवर्नेंस का क्या मीनिंग होता है। और आज क्लास नंबर 2 के अंदर, जैसा मैंने आपको क्लास नंबर 1 के एंडिंग में आपको एक रोड मैप दिखाया था कि क्लास नंबर 2 के अंदर हम किस तरीके का डिस्कशन करने वाले हैं और किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। सो लेट मी अगेन डू दैट कि मैं आपको एक बार रोड मैप बता देता हूं कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं। लास्ट क्लास में आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के 3 मेजर ऑर्गन्स के बीच में जो इंटर रिलेशंस थे और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उनसे रिलेटेड थे वो आप लोगों ने देखे। इस क्लास के अंदर आप धीरे धीरे आगे बढ़ के आप देखेंगे इन तीनों मेजर ऑर्गन्स में कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके के हुए, किस तरीके का हिस्ट्री हमारा रहा है इन तीनों ऑर्गन्स को लेके, किस तरीके के डिस्प्यूट्स इन लोगों के बीच में आते हैं, राइट। सो आपके रोड मैप के अंदर जो फर्स्ट पार्ट मैंने डाला, दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट्स इन द गवर्नेंस बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, द फर्स्ट थिंग। देन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, एंड द थर्ड इज द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। जब भी आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो डेफिनेटली आप लोगों के पास एक अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल होना चाहिए या अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स होने चाहिए, ताकि आप अपनी बात को जस्टिफाई कर सकें कि हाँ, किस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और क्यों ये सिचुएशन हमारे सामने अराइज होती है कि इन ऑर्गन्स के बीच में डिस्प्यूट्स आते हैं। ओके, सो देन सेकंड वन इज वी विल बी watching that the evolution of e-governance, that is based on information and communication technology that I discussed in the last class. And this is the administrative theory of Herbert Simon. Okay, we'll be watching कि we will be seeing that कि हर्बर्ट साइमन का कॉन्सेप्ट क्या था गवर्नेंस को लेके, क्या उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए बोला और क्या क्राइटेरिया उन्होंने दिए, किस तरीके के मॉडल्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। ओके, देन द मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। आप ई गवर्नेंस को लेके अलग अलग तरीके के मॉडल्स देखते हैं जो हमारी गवर्नमेंट के अंदर या अलग अलग गवर्नमेंट्स के अंदर फॉलो किए जाते हैं। आप उनको प्रॉपर डेफिनेशन के साथ और उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देन द क्राइटेरिया ऑफ गुड गवर्नेंस विद रिस्पेक्ट टू रेलेवेंस, वैल्यू, सोशल इक्विटी एंड सोशल चेंज। आप गुड गवर्नेंस के क्राइटेरियाज देखेंगे, जैसे कि रेलेवेंस क्या है, वैल्यू क्या है, सोशल इक्विटी क्या है और सोशल चेंजेस क्या है। तो इन सारे फैक्टर्स को, इन सारे क्राइटेरियाज को आप वन बाय वन देखेंगे। इट मे बी सम द लेंथी कंटेंट, इट कैन बी इस क्लास में थोड़ा सा लेंथी हो सकता है बिकॉज आप देख रहे हैं, और जरूरी नहीं है कि मैं पांचों के पांचों पॉइंट आज की क्लास में डिस्कस करूं। इनमें से 2 या 3 जहां तक भी हम डिस्कस कर पाएंगे ताकि हमारी क्लास जो है वो लेंथी ना हो, हम कोशिश करेंगे उसको छोटा रखने की। देन द स्मार्ट गवर्नेंस एज प्रपोज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने जो स्मार्ट गवर्नेंस के लिए बोला, हम एक बार उस कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा मैसेज आप लोगों को दे देता हूं। इंडियन इकोनॉमी एंड दिस गवर्नेंस प्लस एनवायरमेंट, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज दे आर सो डायनामिक, ये डेली चेंज होते हैं। आर यू गेटिंग माई आइडिया? यानी कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, आपको फैक्चुअल डाटा करने के बजाय अगर आप यूपीएससी की एसेंस को समझते हैं, आप पिछले सालों के पेपर उठा के देखिए, आप लोग सिर्फ एक ही चीज को ऑब्जर्व करेंगे, दे आर नॉट स्विचिंग टू द फैक्चुअल डाटा, दे आर स्विचिंग टू द कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है आपको, तो आप उनके उत्तर जो है, आंसर्स जो है वो बहुत तौर तरीके से दे पाते। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद टुडेज क्लास। जैसे कि हमने फर्स्ट टॉपिक में बात की कि आज हम, जैसे हमने म्यूचुअल डिपेंडेंसी और म्यूचुअल इम्यूनिटी देखी डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में, आज हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स की। तो ध्यान रखिएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स आप ज्यादातर कहां देखेंगे? जुडिशरी और लेजिस्लेचर में, जो लॉ बनाती है, और जुडिशरी का काम है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन रखना, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में देखा था। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट क्लास का लिंक दिया गया है। जिन बच्चों ने क्लास 1 को नहीं देखा है तो प्लीज आप कंटिन्यूटी में देखिए, एंड आई एश्योर यू आई विल बी गिविंग यू द सिंप्लीफाइड कंटेंट इन माय वीडियोस, और कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज भी कर पाएंगे और अपने नोट्स भी बना पाएंगे। ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। ये जो मेथडोलॉजी दैट इज बीइंग फॉलोड हियर,
जो मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूं, इसका मेन रीजन यही है कि आप नोट्स भी बना सकें और जिसने ये नोट्स बनाए हैं वो आपको समझा पाए कि उसने किस थॉट प्रोसेस को लेके इन चीजों को लिखा है। ओके, सो लेट मी स्विच टू द कॉन्फ्लिक्ट्स इन द गवर्नेंस। ध्यान रखिएगा, मेरी फर्स्ट लाइन जो इसमें मैंने लिखी, conflicts in the governance is a basic character of the democracy. If there are no conflicts, that means there is something wrong. ओके, सो डेमोक्रेसी का एक बहुत ही बेसिक कैरेक्टर है कि कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे तो कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस चल रहा है, अदरवाइज चेक एंड बैलेंस नहीं चल रहा है। और अगर एक हाथ में चीजें चलेंगी तो ऑब्वियसली वो रॉन्ग डायरेक्शन में जाएंगी। और हम एक एक करके देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट ऑर्गन्स में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजेस होते हैं। तो हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, अब बात आई कि कॉन्फ्लिक्ट्स आते क्यों हैं। अब मान लीजिए कोई भी लॉ मेकिंग बॉडी जो है वो कोई भी लॉ फ्रेम करती है और जो जिसका काम है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को मेंटेन रखना, अगर लगता है उसको कि ये ठीक नहीं है या वो एग्री नहीं है या डिसएग्री है, ओके, तो डेफिनेटली वो उसको अपोज करेगा और कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजेस होंगे। हर ऑर्गन अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेगा, दैट इज नोन एज अ कॉन्फ्लिक्ट। सो दैट इज अ बेसिक पिलर, दैट इज अ बेसिक कैरेक्टर ऑफ द डेमोक्रेसी। इफ इन द डेमोक्रेसी दिस इज नॉट बीइंग एक्सरसाइज्ड, देन डेफिनेटली वहां पे कुछ ना कुछ कमी है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडियन गवर्नेंस के अंदर स्पेशली देखा जाता है कि जुडिशरी और लेजिस्लेचर के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं वो कैसे होते हैं। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर्स आर द पैरेलल इंस्टीट्यूशंस, इनकी एक इक्वल इंपॉर्टेंस है। जहां पार्लियामेंट के पास पावर होती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट और रिमूव करने की, वहीं जुडिशरी के पास लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए किसी भी लॉ को रिव्यू करने की भी पावर होती है। वन थिंग, ओके, तो जब इक्वल इंपॉर्टेंस के आदमी, इक्वल इंपॉर्टेंस के ऑर्गन्स के साथ आप डील करेंगे या जिसकी इक्वल इंपॉर्टेंस वो हमारी गवर्नमेंट में रखते हैं, तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे। तो हमने यहां क्या लिखा है, 1950 to 1970, let me read the complete part. The two institutions are made equally important, mutually dependent, mutually immune, which is the basic reason behind the conflict between the two institutions. The same thing I delivered to you. Okay, so since 1950 to 1970, the ruling government has been facing challenges in terms of socio-economic advancement. अगर आप अपने नेशन की socio-economic advancement चाहते हैं, तो 1950 to 1970 के दौरान ऐसा देखा गया कि जब किसी भी गवर्नमेंट ने, जो भी गवर्नमेंट थी उस समय, सोशो इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए उनके सामने चैलेंजेस आ रहे थे। अब देखिए, आप इनको खुद ब खुद कनेक्ट करते चले जाएंगे। जैसे इन्होंने कहा, बिकॉज ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी बीइंग द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 31। देखिए, ये यहां क्यों डिस्कशन में आ रहा है। अगर आप कोई भी एडवांसमेंट चाहते हैं अपने नेशन के अंदर, तो डेफिनेटली आपको अपना इंफ्रा डेवलप करना पड़ेगा। इंफ्रा के लिए लैंड एक्विजिशन लेना पड़ेगा, है ना। लैंड एक्विजिशन के लिए आपको लोगों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो चीजें हैम्पर होती हैं वो इस तरीके से ही होते हैं। जिसकी जमीन होगी वो अगर आपको देना ही नहीं चाहेगा तो आप इंफ्रा डेवलप कैसे कर पाएंगे, राइट। अच्छा, उसके बाद अगर आप इंफ्रा डेवलप कर भी लेते हैं, उसके बाद रोड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए जो आप इंफ्रा चाहते हैं, उसके लिए अगेन फिर आपको लैंड एक्विजिशन लेना पड़ेगा। कहने का मतलब कुछ ना कुछ हमारे सामने रुकावटें पैदा हो रही थी, ठीक है। एवरी फंडामेंटल राइट इज सब्जेक्टेड टू रेस्ट्रिक्शंस, however restriction can be increased or decreased by ruling government depending on the situation and the condition. इंडियन पॉलिटी के अंदर आप पढ़ते हैं कि सारे फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रिक्शंस की तरफ सब्जेक्टेड होते हैं, मतलब उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस में। और ये डिपेंड करता है कि रूलिंग गवर्नमेंट उसको क्या समझती है। अगर समझती है कि इस पे और टाइटली इसको रेस्ट्रिक्ट करना है, किस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस फंडामेंटल राइट्स को लगाने हैं, तो ये सारी चीजें जो है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, राइट, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होती है। क्यों? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू के अंदर हर बार आप देखेंगे कि जैसे केशवानंदा भारती केस की हम बात करेंगे, अभी हम आगे आ रहे हैं, लेकिन उसको आप समझें कि केशवानंदा भारती केस में उन्होंने बोला कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वोलेट मत कीजिए। तो प्लीज वेट फॉर दैट, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। In spite of right to property being fundamental right, government had power to acquire land.
राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट होने के बावजूद भी पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लैंड एक्वायर कर सकती है, लेकिन कंडीशन अप्लाइड कि गवर्नमेंट को उस समय का या उस जगह का जो भी सर्कल रेट होगा वो आपको जो भी ऑनर होगा उसको देना पड़ेगा। द फर्स्ट थिंग विच लेड टू द हायर कॉस्ट, which led to the higher cost of infrastructure, which badly affected the pace of development, speed of development. Getting my point? तो इस तरीके से हमारी चीजें हैम्पर होती है। नाउ इन 1971 जब कांग्रेस पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने एक कमांडिंग मेजोरिटी के साथ अपनी गवर्नमेंट बनाई और उनका पॉपुलर स्लोगन था गरीबी हटाओ, दैट इज पॉवर्टी इरेडिकेशन। ओके, दैट वाज पॉवर्टी इरेडिकेशन। उस समय जो रूलिंग गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, उस समय 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आई, जिसके तहत आर्टिकल 13 क्लोज 4 को ऐड कर दिया गया। अभी आर्टिकल 13 क्लोज 4 क्या था? इन्होंने कहा कि हम यानी कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट लॉ फ्रेम कर सकती है। ये तो मनमानी हो गई, यानी कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाके आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाके आप ये जो रूल है, आप जो लॉज हैं, ये आप बना रहे हैं, आप फ्रेम कर रहे हैं। तो 13 क्लोज 4 में इन्होंने अपने आप को ही पावर दे दी कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में जाके आपके जो लॉज हैं उनको फ्रेम कर सकती है। अब आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को कहता है और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को कहता है कि आपके पास पार्लियामेंट के द्वारा लिए गए डिसीजन को रिव्यू करने की पावर है। अब आर्टिकल 13 क्लोज 2 सबसे बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन थी, सबसे बड़ी रुकावट थी। आर्टिकल 13 क्लोज 2 कहता था कि आप फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में जाके लॉ को फ्रेम नहीं कर सकते। इन्होंने 13 क्लोज 4 को ऐड किया, तो आप क्या देख रहे हैं, 13 क्लोज 4 ने 13 क्लोज 2 को तो खत्म ही कर दिया, उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। जब 13 क्लोज 2 कह रही है कि नहीं बनाने, 13 क्लोज 4 में आप कह रहे हैं कि बनाने हैं। सो उस वक्त जुडिशरी का जो रोल है वो शुरू होता है। अब वो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स में वो उसको एक्सरसाइज करते हैं और उसको रिव्यू करते हैं। देयरफॉर आर्टिकल 13 क्लोज 4 न्यूट्रलाइज आर्टिकल 13 क्लोज 2। So article 13 clause 4 neutralize the importance of 13 clause 2. The same thing I told you. Okay. मैं ये लाइन टू लाइन रीडिंग करने का मतलब है कि आप अपने नोट्स भी बनाएं इसमें से, तो मैंने कोई भी लाइन कैसे लिखी है वो आपको समझ में आए। Which led to the 44th Amendment Act 1978. जनता पार्टी ने आर्टिकल 31 को फंडामेंटल राइट यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया। ओके, तो 24th एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये मैंने थोड़ा सा ऑर्डर में नहीं लिखा। 24th अमेंडमेंट में सिर्फ आर्टिकल 13 क्लोज 4 को छोड़ के और क्या किया गया, उन्होंने कहा प्रेसिडेंट विल बी बाउंड टू गिव एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये देखिए आप कितनी मन मर्जी चल रही है। पहले कह रहे हैं कि आप लॉ बना सकते हैं, यानी कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आपने अमेंडमेंट किया, लेकिन कोई भी बिल लॉ बनने से पहले बिल पास होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर प्रेसिडेंट को अपनी एसेंट, वो उस पर वीटो पावर को एंजॉय नहीं कर सकता है, वो उसको होल्ड करके नहीं रख सकता है, वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के ऊपर अपनी एसेंट देनी ही देनी पड़ेगी। ये बाउंड कर दिया, कमाल की बात है, राइट। एक तो आप कह रहे हैं कि आप फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में जाके लॉज बनाएंगे, ऊपर से आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी तरीके का अमेंडमेंट होगा, उसको लेके जो भी बिल लाया जाएगा प्रेसिडेंट बाउंड होगा उस पर एसेंट देने के लिए, राइट। सो जैसे कि मनी बिल और फाइनेंस बिल और मनी बिल के ऊपर प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव द एसेंट, एंड सिमिलरली दे एडेड कि प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे भी अपनी एसेंट देनी पड़ेगी, दैट इज। तो 24th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर दो खास बातें आपने देखी, उन्होंने 13 क्लोज 4 को ऐड किया और प्लस प्रेसिडेंट को बाउंड किया कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर अपनी एसेंट देनी पड़ेगी। ओके फाइन। अभी इन्होंने कहा ऐसा ये
इन्होंने जब मेंशन किया, प्रेसिडेंट इन स्पाइट ऑफ बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, हमारे संविधान का हेड माना जाता है जिसको, वाज मेड बाउंड टू गिव एसेंट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. सो ऑकवर्ड. सो विच एक्टिवेटेड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. अब सुप्रीम कोर्ट की नींद उड़ गई. इन्होंने कहा कि ये तो अपनी मन मर्जी चला रहे हैं, तो उन्होंने अपने आर्टिकल 32 को एंजॉय करते हुए उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट केम फॉरवर्ड इन 1973 एंड डिलीवर्ड माइलस्टोन जजमेंट इन द केशवानंदा भारती केस. केशवानंदा भारती केस के अंदर एक बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट आप लोग भी पढ़ते हैं कि उन्होंने कहा कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट नहीं कर सकते हैं. अगर आप कोई भी लॉ फ्रेमिंग कर रहे हैं, कोई भी अमेंडमेंट ला रहे हैं, तो आप बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं. जब पार्लियामेंट ने पूछा कि आप बेसिक स्ट्रक्चर से क्या समझते हैं, तो उन्होंने कहा बेसिक स्ट्रक्चर हम आगे डिफाइन करेंगे. बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन भी नहीं किया और ये भी बोल दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप वॉयलेट नहीं कर सकते. सो मैंने लिखा है, हाउ एवर बेसिक स्ट्रक्चर वॉज नॉट डिफाइंड एंड सुप्रीम कोर्ट फर्दर क्लासिफाइड दैट इट वुड बी डिफाइंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. Judiciary wanted to see the limits of the parliament and the parliament came forward with 42nd Amendment Act 1976. जुडिशरी देख रही थी कि पार्लियामेंट अब क्या करेगी, तो अब पार्लियामेंट 1976 के अंदर एक 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लेके आती है और जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं. यानी कि इसने तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज करके रख दिया. जो जुडिशरी नहीं चाहती थी वो अभी भी उसी बात पे अड़े रहे. कुछ चेंजेस किए दिखावे के लिए, हाँ ठीक है हमने चेंजेस कर दिए हैं, लेकिन जो जुडिशरी चाहती थी वो चेंजेस वो नहीं कर पाए. सो लेट मी मूव फॉरवर्ड कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है. उसका रीजन ये है कि इनके इस एक्ट के अंदर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड. ओके, सो आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म. सेक्युलर वर्ड और सोशलिज्म वर्ड इंडियन पॉलिटी की वीडियोस में आई विल बी क्लियरिंग दैट, मैं इनकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं. ठीक है, सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म की जो टर्म्स हैं वो प्रियम्बल में ऐड कर दी गई. प्रेसिडेंट वाज मेड बाउंड टू एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर बाय विच ऑल द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट वाज गिवन टू द और शिफ्टेड टू द प्राइम मिनिस्टर. सेकंड थिंग, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को एडवाइज करने के लिए बाउंड हो गया, तो इसका मतलब प्रेसिडेंट की तो कोई पावर है ही नहीं. उसके बाद ऑडिट और अकाउंटिंग दोनों अलग कर दी गई. 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड कर दिया गया. एंड दिस पॉइंट जो मैंने रेड कलर में मेंशन किया है, आप इसको देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बहुत मजे में कहानी लिखी गई है. आप इसको एक ऑर्डर में पढ़ेंगे तो आप एक कनेक्टिविटी बना पाएंगे. अभी आप कॉन्फ्लिक्ट्स पढ़ रहे हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट्स देखिए, एक साइड लेजिस्लेचर क्या कह रहा है, एक साइड जुडिशरी क्या कह रहा है. अभी लेजिस्लेचर की फिर बारी आई. लेजिस्लेचर ने क्या कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, no constitutional amendment could be challenged on any ground in any court of India. कि हम जो भी अमेंडमेंट लाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है कि उसको वो रिव्यू करे. मतलब उसको कोई हक नहीं है ये बताने का कि तुम गलत हो या सही हो. इट वॉज द डायरेक्ट अटैक ऑन द पावर ऑफ जुडिशरी बाय पार्लियामेंट विच इज रेफर्ड एज अ पार्लियामेंट एक्टिविज्म और लेजिस्लेटिव एक्टिविज्म. इसको लेजिस्लेटिव एक्टिविज्म बोला, और जब सुप्रीम कोर्ट आएगा तो उसको आप जुडिशियल एक्टिविज्म बोलेंगे. जब मीडिया आएगी तो आप उसको मीडिया एक्टिविज्म बोलेंगे. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ देयरफॉर लेजिस्लेटिव एक्टिविज्म इन इंडिया केम अलोंग विद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. सो आप ध्यान रखिए कि इंडिया के अंदर लेजिस्लेटिव एक्टिविज्म जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ शुरू हुआ था. उसमें क्या ऐसी बात थी, उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास यानी कि जुडिशरी के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि उसको रिव्यू करे और रिव्यू करके कोई डिसीजन दे. तो इसका मतलब उन्होंने तो एक डायरेक्ट अटैक जुडिशरी पे किया और इसी को हमने लेजिस्लेटिव एक्टिविज्म बोला. ओके, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है हम भी देखेंगे. ये 1976 के बाद 1980 में मिनर्वा मिल केस, काफी ये भी बहुत हाई प्रोफाइल केस था और माइलस्टोन जजमेंट इसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया. उन्होंने कहा, क्लेरिफाई कर दिया दैट पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 137. वो कह रहे थे कि आपको जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 137, आर्टिकल 137 जिसके अंदर रिव्यू को जुडिशियल रिव्यू की पावर है सुप्रीम कोर्ट को, तो उन्होंने कहा यही तो बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसी को चेंज कर रहे हैं। उन्होंने कहा आर्टिकल 137 ही तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है और आप इसी को हमारे लिए खत्म कर रहे हैं। तो is the basic structure of constitution which cannot be amended, and this was the beginning of judicial activism of in India. Okay, so legislative activism was started with 42nd Constitutional Amendment Act, and this judicial activism was started with Minerva Mill case in 1980 when Supreme Court addressed the Parliament that Article 137 itself is the basic structure of the Constitution and you cannot violate that, you cannot go against that. Getting my point? So let me switch to the next point. The Supreme Court redefined right to life. Supreme Court ने right to life को redefine किया, पर्सनल लिबर्टी को रीडिफाइन किया, क्या मतलब है उसको डिफाइन किया आर्टिकल 21 में जो मेंशन है। राइट टू लाइफ के लिए उन्होंने कहा कि राइट टू लाइफ का मतलब एक फोर्सफुल लाइफ नहीं होता है, राइट टू लाइफ का मतलब एक ग्रेसफुल लाइफ होता है। दैट वाज अ स्टेटमेंट ओवर देयर। बेस्ड ऑन दिस हिस्टोरिक जजमेंट, number of other fundamental rights came out, including right to information, right to privacy, right to work and the food security. ओके तो ये काफी फंडामेंटल राइट्स को लेके जो जजमेंट्स थे, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन को आप देखते हैं अभी जो डाटा बिल आया है, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू वर्क है, फूड सिक्योरिटी को लेके चीजें हैं, राइट टू ग्रेसफुल लाइफ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी उसके बाद फिर एक तरीके का एक्टिविज्म स्टार्ट हो गया। Right to graceful life has now been extended to animal right also, by which brutality against animal had been banned. Cockfight, telebath are banned by the Supreme Court. These are some festivals which are in the south, which are exercised in the south. So all these are examples of judicial reactivism. अब देखिए ये एक फैक्चुअल सा डाटा है, आप इसको याद करना चाहें याद कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए ध्यान से कि जुडिशियल एक्टिविज्म की जरूरत क्या है। जुडिशियल एक्टिविज्म की जरूरत क्या है? क्या वेल एजुकेटेड पीपल हमारी पार्लियामेंट में नहीं बैठे हैं? बैठे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारी इंडिया की पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं वैल्यू पॉलिटिक्स के अलावा वो वोट पॉलिटिक्स की तरफ, पार्टी पॉलिटिक्स की तरफ ज्यादा जाती है, ठीक है। और उस वोट पॉलिटिक्स के चक्कर में ये लोग जो एक्चुअल में जिस चीजों पे ध्यान देना चाहिए उन चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते, right? So the same thing I have written over here. See, altogether judiciary is reacting in those areas where legislature and executives are not acting because of the vote bank politics. Then in fact number of issues like Ram Setu, issues of Ayodhya, एनिमल सैक्रिफाइस, रिवर वाटर डिस्प्यूट, सोशल इश्यूज जैसे होमोसेक्सुअलिटी को लेके हमारे काफी केसेस आए हैं, ठीक है, ये सब कोर्ट डिसाइड करता है, राइट। देन आफ्टर वन इंपॉर्टेंट इशू इन गवर्नेंस इज द रिवर वाटर डिस्प्यूट in which the Supreme Court has no right to interfere in accordance to Article 262. 262 के अकॉर्डिंग राइट नहीं है सुप्रीम कोर्ट को किसी भी तरीके का इंटरफेयर करने के लिए। किसके केस में? रिवर वाटर डिस्प्यूट को लेके, जैसे हरियाणा पंजाब का SYL का चलता है, तो ये सारे जो केसेस हैं ये वाटर ट्रिब्यूनल्स हैंडल करते हैं। अब जो ये वाटर ट्रिब्यूनल्स होते हैं ये सेमी जुडिशियल बॉडी होती हैं, तो इनका जो डिसीजन होता है दैट कैन आल्सो बी रिव्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो सब बैलेंसिंग चलता है। एक साइड आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, ऊपर से आप कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल हमने बना दिए, रिवर वाटर डिस्प्यूट को ट्रिब्यूनल देखेगा, लेकिन ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होगा दैट विल नॉट बी फाइनल, दैट कैन आल्सो बी रिव्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। और उसी की वजह से ही आप देखते हैं इतना डिले होता चला जाता है। Okay, so however the union government led by Nehru had passed that interstate water dispute in 1956 ट्रिब्यूनल की उन्होंने मेंशन किया, by which majority of the river water disputes were referred to the river water tribunals. Since tribunals are the semi judicial body, so their decisions finally reviewed by the Supreme Court. See, आप ऊपर कह रहे हैं 262 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा नहीं, अब आप कह रहे हैं कि फाइनल डिसीजन रिव्यू होगा। And river water dispute also got pending with the judiciary, further promoting the judicial activism.
Fine. Then in conclusion, जुडिशरी हैज बीन होल्डिंग अपर हैंड आउट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, यानी कि हमने कॉन्फ्लिक्ट्स पढ़ लिए, लेकिन जो भारी हाथ रहता है वो जुडिशरी का ही रहता है लेजिस्लेचर के ऊपर। लेजिस्लेचर को अच्छी फटकार सुप्रीम कोर्ट देता है और उसको डोमिनेट करता है। इन टर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, अब हम आ रहे हैं जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपने देखा राजीव गांधी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके असैसिनेशन के जो भी कन्विक्ट्स थे उनको आपने देखा कि फांसी की सजा दी गई, लेकिन उनमें से ही एक जो कन्विक्ट थी नालिनी, राइट, उन्होंने आर्टिकल नंबर 72 को एंजॉय करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए प्रेसिडेंट के सामने अपनी मर्सी पिटिशन लगाई कि उनकी एक बेटी है और उनको उनकी सजा को, उसको उसकी अपब्रिंगिंग के लिए उसकी सजा को फांसी की सजा से लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए। The same thing I have written here. All the killers had been awarded with the death sentence, but one of the killer, who is Lady Nalini, filed mercy petition before the president under Article 72. Please mind these articles, and this was done in 1999, and 1999 में ही प्रेसिडेंट ने उसकी सजा को डेथ सेंटेंस से, यानी कि जो कैपिटल पनिशमेंट थी, ठीक है, और कैपिटल पनिशमेंट से लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दी। ओके, उसके बाद द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज आर्टिकल 72 एंड कन्वर्टेड डेथ सेंटेंस इनटू द लाइफ इंप्रिजनमेंट इन 1999 itself, taking the similar ground other death sentence awardee in the same case filed mercy petition। अब उसको देखते हुए बाकी सभी ने mercy petition लगाई कि उनकी जो कन्विक्शन है उसको भी लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए। मर्सी पिटिशन हैव बीन पेंडिंग टिल 2016, 2016 तक वो पेंडिंग रही। 1999 में लगाई गई, 2016 तक वो पेंडिंग रही, एंड their death sentence was to be executed. It is first ever in the history of independent India when Supreme Court took these mercy petition and convert them into life imprisonment based on the ground that justice delayed is justice denied by the president। देखिए, सोचने वाली बात है, किसी को फांसी की सजा होनी है और वो उसका इंतजार कर रहा है, वो कब तक इंतजार करे, राइट? तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर जस्टिस डिले हो रहा है तो जस्टिस मिला ही नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट के पास जो आर्टिकल 72 के तहत जो पावर है कि वो मर्सी पिटीशन के दौरान अपनी किसी भी कन्विक्ट को कैपिटल पनिशमेंट से लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि ये पिटीशन इतने सालों से पड़ी है, आप जस्टिस को डिले करते जा रहे हैं, और डिले करने का मतलब है कि आपने जस्टिस दिया ही नहीं। और इस चीज को लेके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आपकी जो पनिशमेंट है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट करी जा रही है। सो इन 2016 itself, judiciary while giving judgment on the president tool in Uttarakhand also made it clear to the president even president can be terribly wrong। फिर से कहा कि प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से जो डिसीजन दे रहा है, प्रेसिडेंट भी गलत हो सकते हैं। इट वाज माइलस्टोन जजमेंट बाय द जुडिशरी अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव। तो यू सी, आई हैव गिवन द टू एग्जांपल्स इन उत्तराखंड केस एंड राजीव गांधी केस कि मर्सी पिटीशन को लेके एक इंसान को आप लाइफ इंप्रिजनमेंट दे रहे हैं और दूसरों की जो एप्लीकेशन है उसको आप 15-16 साल उसको डिले कर रहे हैं। So that was given in the statement that justice delayed is justice denied by the president. And in the Uttarakhand case, the president can be terribly wrong. It was the milestone judgment by judiciary against executive, जो मैंने mention किया। I think मेरे notes आपको समझ में आ रहे हैं। Then, in terms of conflict between legislature and executive, the ruling government has been mostly stuck up in the Rajya Sabha because of not having the। इस बात से आप देखते हैं कि जो राज्यसभा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है अगर किसी भी बिल को पास करवाना है। तो द सेम थिंग यहाँ लिखा है, दिस शोज दैट राज्यसभा इज emerging मोर इंपॉर्टेंस फॉर यूनियन गवर्नमेंट टू गेट द बिल पास्ड। दिस हैज लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन राज्यसभा एंड द गवर्नमेंट
further leading to the activism. The parliamentary behavior by boycotting the parliament over the sensitive issue like 370. Such frequent boycott of the parliament have been recorded by the parliamentary committee, which says that first Lok Sabha utilized 3770 hours out of 5 years, और आज की लोकसभा 1155 hours. Such frequent boycotts lead to street level democracy, promoting social activism, media activism. Media is emerging as a people parliament in the present governance. आप देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करता हूं. कुछ चीजें जो बीच में मैं पढ़ता हूं लाइंस को, वो इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि इनमें आपको कॉम्प्लिकेशंस आएगी समझने में. देखिए, एक तरीके का आपने क्या देखा, जो राज्यसभा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है किसी भी बिल को पास करवाने में, और हमारी गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी राज्यसभा में नहीं होती, ऐसा देखा गया है. ठीक है, बहुत सारे बाइकाट्स आप देखते हैं. स्ट्रीट लेवल डेमोक्रेसी का मतलब है, आप देखिए हमारे जितने भी एमपीज हैं, हमारे जितने नेता हैं, उन लोगों को रोड पे आके ये समझाना पड़ता है कि ये बिल क्या है. मजे की बात है, गजब बात है. अगर आप अपना टाइम पार्लियामेंट में बिल को जब आप पास कर रहे होते हैं, अगर वो डिस्कशन, वो चर्चा इतने अच्छे से हो कि लोगों तक मैसेज पहुंचे कि हम किस तरीके का बिल आप लोगों के लिए पास करने जा रहे हैं, तो आपको स्ट्रीट लेवल पे आके उस चीज को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. एंड द मीडिया एक्टिविज्म, दैट मीन्स मीडिया इज इमर्जिंग एज अ पीपल पार्लियामेंट इन द प्रेजेंट गवर्नेंस. कोई भी बिल पास होता है, आप मीडिया को देखिए. मीडिया लोगों की गवर्नेंस कहां से चलती है? मीडिया से चलती है, पार्लियामेंट से नहीं चलती. तो ये कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा है. टेकिंग नोट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, कॉन्सेप्ट ऑफ ई गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस. सी, ये यही सारी चीजें कॉन्फ्लिक्ट्स को देख के हमारा जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ ई गवर्नेंस का, जिसको हमने गुड गवर्नेंस बोला. गुड गवर्नेंस स्टार्टेड इवॉल्विंग वर्ल्ड ओवर. इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एन अमेरिकन थिंकर हर्बर्ट साइमन, हु वाज बोर्न इन यूएसए इन 1960. ठीक है, ये जो ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है, ये हर्बर्ट साइमन ने दिया था, जो कि 1960 में यूएसए में पैदा हुए. बाय प्रोफेशन देखा जाए तो वो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, लेकिन धीरे धीरे ही स्टार्टेड वर्किंग इन ऑन द कंप्यूटर साइंस, एंड फाइनली ही गॉट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन 1978. ठीक है, आप फ्लेक्सिबिलिटी देखिए इंसान की. पहले पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, फिर बाद में कंप्यूटर साइंस पे काम किया, एंड देन आफ्टर नोबेल प्राइज भी मिला उनको इकोनॉमिक्स में 1978 में, बिकॉज ऑफ द इवॉल्विंग कॉस्ट इफेक्टिव. देखिए, आप ई गवर्नेंस को देखिए, आप इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट में आपको किन किन चीजों का फायदा मिलता है? कॉस्ट इफेक्टिव होता है, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है बाय प्रमोटिंग द कंप्यूटराइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. सारा डाटा आपके पास जो स्टोर है, एक लंबे समय तक स्टोर है, बल्कि फाइल्स को हैंडल नहीं करना पड़ता है. एंड गवर्नेंस, पॉपुलरली नोन एज ई गवर्नेंस, व्हिच हैज 3 मॉडल्स इन इंडिया. बेसिकली साइमन हैज प्रमोटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम कंप्यूटराइजेशन लीड्स टू द मिनिमम करप्शन. उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा आप एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्यूटराइजेशन करेंगे, उतना ज्यादा आपका करप्शन मिनिमाइज हो जाएगा. एंड बिकॉज कंप्यूटर मेंटेन्स द क्लियरेस्ट demarcation between transparency and secrecy, unlike manual governance, जो manual governance में नहीं होता है. Getting my point? So आप सोचेंगे मैंने ये इसको एक लाइन की रीडिंग दिया है, आई थिंक ये इतनी ज्यादा हाई प्रोफाइल इंग्लिश नहीं है जो मैंने लिखी है. ठीक है, okay. Then computerization of administration does mean the sharing mechanical workload of the administration, which improves administration and political behavior, now leading to the digital India. आप देखते हैं हमारी कैपिटल में ही देखिए, आप दिल्ली में देखिए, कोई भी किसी भी चौक पे आपको कोई पुलिस वाला खड़ा नहीं मिलता है, बहुत कम. राइट, सब जो ये कैमराज हैं, ये जो डिजिटल इंडिया है, इसने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को कितने अच्छे से हैंडल किया हुआ है. ठीक है, सो that was the Herbert Simon concept, that the computerization should be introduced in the administration, so that your administration should be more and more effective. Right? I'm just winding up this class with these 3 models of e-governance, that is a general model, critical model, advocacy model, and
ऑल ओवर दिस इज इंटीग्रेटेड मॉडल जो कि आज हमारी गवर्नमेंट फॉलो कर रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट मॉडल्स को देखेंगे। हमारे पिछले रोड मैप के कुछ पॉइंट्स यहाँ रह गए हैं, जैसे कि क्राइटेरिया ऑफ गुड गवर्नेंस विद रेफरेंस टू सम रेलेवेंस एंड वैल्यूज, एंड देन वैल्यू, सोशल इक्विटी, सोशल चेंज, जो मैंने यहाँ लिखा है। स्मार्ट गवर्नेंस इन अकॉर्डेंस टू वर्ल्ड बैंक, different forms of government including judicial governance, legislative governance, executive governance, electoral governance, and the civil governance, judicial governance and reforms. So these 5 points will be the roadmap of the next class. So I think आज आपको क्लास समझ में आई कि कॉन्फ्लिक्ट्स किस तरीके से होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे उनको हैंडल करना है, और इसी चीज से छुटकारा पाने के लिए हम लोगों ने ई गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। So that is all about today's class. So please enjoy it and revise it properly, and please do mention any mistake which I have committed, if any, okay, or any suggestion in the comment box. ठीक है, और जिस तरीके की वीडियोस आप चाहते हैं और जिस कंटेंट की आप नीड है, प्लीज आप मुझे मैसेज करके बताएं, कमेंट करके बताएं। आई विल बी टेकिंग द कंसर्न ऑफ दैट। सो थैंक यू सो मच, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।